इस एप्लीकेशन में आपको कहां कहां डाटा एंट्री करना है ये पहले बता देते हैं। डाटा एंट्री यहां पर आपको करना है पर्सनल इंफॉर्मेशन, यानी जैसे करदाता का नाम, पदनाम, पैन नंबर, जन्म तिथि और पे लेवल, इतना ही एंट्री करना है। और कार्यालय का विवरण यहां पर एंट्री करना है, इतना ही आप कीजिए। उसके बाद आ जाते हैं सैलरी स्टेटमेंट में। सैलरी स्टेटमेंट में भी पूरा एंट्री आपको नहीं करना है। यहाँ पर बेसिक पे एंट्री कर दिए, चिकित्सा भत्ता एंट्री कर दीजिए, अन्न भत्ता एंट्री कर दीजिए, ग्रुप बीमा एंट्री कर दीजिए। उसके अलावा महंगाई भत्ता हो जाता है, मकान किराया भत्ता, परिवहन भत्ता ऑटोमेटिक कैलकुलेशन कर लेता है, इसको सिर्फ आप मिलान कर लीजिए। यहाँ पर इनकम टैक्स एंट्री कर लीजिए। यदि आपको कुछ डिडक्शन लेना है तो आप यहाँ पर एंट्री कर दीजिए जो जो डिडक्शन लेना है। उसके बाद है क्या, उसके बाद कुछ नहीं आपको करना है। आपका इनकम टैक्स फॉर्म फुल्ली रूप से तैयार हो गया, न्यू रिजीम भी तैयार हो गया, ओल्ड रिजीम भी तैयार हो गया। अब यहाँ पर समरी में आप देख सकते हैं, अब यहाँ पर बता रहा है ओल्ड रिजीम के अनुसार से आपका इतना टैक्स है, न्यू रिजीम के अनुसार से आपका इतना टैक्स है, बता रहा है आपके लिए जो बेहतर है। यहाँ पर बता रहा है, यहाँ पर आपके पास पीडीएफ फाइल है तो कौन कौन सा पेज आप प्रिंट कीजिएगा, यदि आपके पास एक्सेल फाइल है तो कौन कौन सा पेज प्रिंट कीजिएगा, सारा कुछ ये आपको बता रहा है। यहाँ पर कह रहा है 3rd डिजिट ओनली टेक्स्ट होना चाहिए, और यहाँ पर हमने कर दिया क्या है, नंबर कर दिया है। जैसे ही हम टेस्ट कर देंगे 3rd डिजिट, देखिए सही हो जाएगा, एरर नहीं आएगा। यदि आप गलती करते हैं तो यहाँ रेड आ जाएगा। अब आपको बताते हैं विस्तार से। नमस्कार दोस्तों, फरवरी माह जैसे ही आता है तो सरकारी कार्यालय में काम करने वाले सभी कर्मियों को इनकम टैक्स का टीडीएस फॉर्म भरना होता है। लोग असमंजस में फंस जाते हैं, ओल्ड रिजिम से भरें या न्यू रिजिम से, किस रिजिम में भरना हमारे लिए बेहतर होगा। और जब भरने के लिए बैठते हैं तो विभिन्न प्रकार की समस्याएं सामने आ जाती है, जैसे डिडक्शन से संबंधित जानकारी का अभाव, ऑफलाइन फॉर्म भरते समय कहीं पर कैलकुलेशन में कुछ गलती हो गई तो फिर से नया फॉर्म भरिए, इस तरह से समय की बहुत बर्बादी हो जाती है। यही सब समस्याओं को देखते हुए मैंने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में खास आप सभी लोगों के लिए एक खास एप्लीकेशन तैयार किया है। तो आइए सबसे पहले इस एप्लीकेशन को समझ लेते हैं। अब ये जो पहला शीट देख रहे हैं ये समरी है। इस समरी में आपको यह कैलकुलेशन करके बताएगा कि आपका ओल्ड रिजिम के अनुसार से कितना टैक्स आ रहा है, आपका न्यू रिजिम के अनुसार से कितना टैक्स आ रहा है, आपके लिए बेहतर कौन है उसका कितना टैक्स होता है, यदि आपका टैक्स ज़्यादा लग रहा है तो चालान की राशि कितना बनेगी, यदि आपका टैक्स ज़्यादा कट गया है तो रिटर्न की राशि कितनी होगी। ये जो पहला पेज था समरी का था, और दूसरा पेज है ये सैलरी स्टेटमेंट का। इसमें सिर्फ आपको बेसिक सैलरी एंट्री करना है। उसके बाद महंगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता, परिवहन भत्ता ऑटोमेटिक आपका फिल हो जाएगा। एनपीएस, आप एनपीएस से हैं तो एनपीएस भी आपका ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। आपका चिकित्सा भत्ता आपको मैनुअली भरना है, अन्य भत्ता जो भी मिलता है आपको मैनुअली भरना है, ग्रुप बीमा वाला मैनुअली भरना रहता है। इसके बाद वाला सीट है आपका न्यू रिजिम। न्यू रिजिम में क्या है, आयकर की अनुसूची, आयकर की अनुसूची है। फिर है ये आपका फॉर्म 16 है, ये न्यू रिजिम का पार्ट बी है। और ये जो मिंट कलर का जो एरो देख रहे हैं सीट, ये आपका ओल्ड रिजिम से संबंधित फॉर्म है। और ये जो ऑरेंज कलर का सीट देख रहे हैं ये न्यू रिजिम से संबंधित फॉर्म है। पर्पल कलर का जो सीट देख रहे हैं यहाँ पर समरी है, SNR 24 है, डिडक्शन है। सिर्फ यही तीनों सीट में आपको एंट्री करना है। इसके अलावा आपको न ऑरेंज वाला सीट में एंट्री करना है, ना आपको मिंट कलर वाला सीट में एंट्री करना है। ऑरेंज कलर या मिंट कलर वाले सीट में ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। अब आते हैं समरी वाला सीट में। इस सीट में आपको यहाँ तक यानी इस लाइन से ऊपर कुछ भी एंट्री नहीं करना है। ऐसे यहाँ लिखा हुआ भी है, इस लाइन से नीचे वाले प्रपत्र को आप भरिए, यानी नीचे वाला को आप भरिए, ऊपर वाला प्रपत्र फार्मूला आधारित है। इस लाइन के नीचे इतना एरिया में आप जो भी डाटा एंट्री कीजिएगा, इसी आधार पर चाहे ओल्ड रिजिम हो या न्यू रिजिम, चाहे आपसे संबंधित डेटा हो या आपके कार्यालय से संबंधित डेटा हो, सब इसी के आधार पर सभी सीट यानी सभी पेज में
फॉर्म में जहां जहां आपका नाम खोजता है, फॉर्म में जहां जहां आपका पैन नंबर खोजता है, सब एक जगह आपको यहां एंट्री करना है, बाकी जगह ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। जैसे यहां पर आते हैं कर निर्धारण का वर्ष, यहां पर देख रहे हैं कर निर्धारण का वर्ष है, ब्लैंक है। SNR 24 में आ जाते हैं, यहां पर वित्तीय वर्ष देखिए ब्लैंक है। देखिए यहां पर माह का नाम है, यहां पर मार्च अप्रैल मई जून लिखा हुआ है, 23 24 या 25 ये सब नहीं लिखा हुआ है। यहां पर आपको फर्क दिखेगा। यहाँ न्यू रिजीम आ गए तो वित्तीय वर्ष आपको ब्लैंक दिख रहा है, कर निर्धारण का वर्ष ब्लैंक दिख रहा है। यहाँ पर बेसिक सैलरी में वर्ष आपका ब्लैंक दिख रहा है। यहाँ पर फॉर्म 16 में आ जाते हैं, यहाँ पर आपका असाइनमेंट ईयर ब्लैंक दिख रहा है। यानी जहां जहां भी वर्ष से संबंधित डेटा होगा यहाँ पर आप कुछ भर दीजिए, जैसे कि 2025 यहाँ हम भर दिए। अब देखिए यहाँ पर कर निर्धारण का वर्ष 2025 आ गया। अब यहाँ पर आ जाते हैं वित्तीय वर्ष, यहाँ पर पहले क्या था, ब्लैंक था, दिखा देते हैं। अब यहाँ से 2025 हटा दिए। अब यहाँ पर देखिए कर निर्धारण का वर्ष, यहाँ वित्तीय वर्ष ब्लैंक था, और जैसे ही हम यहाँ पर 2025 करते हैं तो देखिए यहाँ पर आपका 24-25 आ गया। यहाँ पर देखिए माह का नाम सिर्फ आ रहा था, अब मार्च 2024 से लेके फरवरी 2025 तक ऑटोमेटिक आ रहा है। जैसे ही यहाँ पर हम 2025 डिलीट करते हैं तो देखिए ध्यान दीजिएगा, मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सिर्फ माह का नाम आ रहा है, वर्ष का नाम नहीं। और यहाँ पर हम ईयर डाल दिए तो माह का नाम भी आ रहा है, यानी मार्च 2024 से स्टार्ट किया और फरवरी 2025 पर ले जाके अंतिम किया। अब यहाँ अंतर आप देख रहे हैं। न्यू रिजीम में आइए, यहाँ पर भी वित्तीय वर्ष, यहाँ पर आपको ब्लैंक दिख रहा था, देख लीजिए, इसका भी हम दिखा देते हैं। यहाँ हम डिलीट कर दिए और यहाँ पर देखिए वित्तीय वर्ष कर निर्धारण का वर्ष ब्लैंक आपको आ गया। अब जैसे ही यहाँ पर 2025 करते हैं तो देखिए वित्तीय वर्ष 24-25 आ गया ना, और यहाँ पर भी 24-25 आ गया, फिलअप हो गया। यहाँ पर भी फॉर्म 16 में भी आपको देखिए असाइनमेंट ईयर वहाँ पर ब्लैंक था, यहाँ पर 25-26 आ गया, और यहाँ पर भी मार्च 2024 से फरवरी 2025 आ गया। यानी आप कह सकते हैं एक जगह डेटा एंट्री कीजिए, जहां जहां आपको एंट्री करना है सब जगह एंट्री हो जाएगा। इसमें कोई गड़बड़ होने की चांस नहीं कि एक जगह छूट गया, है ना। बहुत कमाल की चीज। यदि आपको अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। वर्ष का नाम हो गया। अब यहाँ पर देखिए करदाता का नाम, जैसे हम अपना नाम ही डाल देते हैं, SURYAMANIKUMAR, एंट्री कर दिए। अब देखिए करदाता का नाम यहाँ पर पहले ब्लैंक था, यहाँ पर आ गया करदाता का नाम। इस पेज में आता है, यहाँ पर भी सूर्यमणि कुमार आ गया। उसी तरह से आपका पैन नंबर भी एंट्री कीजिएगा, जो भी पैन नंबर, यहाँ पर भी आ गया पैन नंबर, और आपका यहाँ पर भी आ गया। यानी जहाँ जहाँ आपकी ज़रूरत है वहाँ पर आ जाएगा। हमने अपना डेटा भर दिया और ऑफिस का भी डेटा भर दिया। अब यहाँ पर कुछ कुछ चीज़ अभी मैंने भरा नहीं है, जो कि आपको समझाते हुए भरेंगे। जैसे कि पे लेवल हम यहाँ पर इसलिए भर रहे हैं कि इसी के अनुसार से हमको सिटी ट्रांसपोर्ट अलाउंस लागू होगा। पे लेवल हम 7 भर दिए, उसी के अनुसार से हमारा सिटी ट्रांसपोर्ट अलाउंस कैलकुलेट करेगा। और जन्म तिथि हम इसलिए भरवाते हैं कि यहाँ पर जैसे जन्म तिथि डाले तो यहाँ पर ओल्ड रिजीम में आइएगा, तो ओल्ड रिजीम में आपका डिडक्शन जो लेता है उम्र के आधार पर डिडक्शन होता है। यानी 60 बरस से यदि कोई ऊपर रहते हैं उनको डिडक्शन क्या मिलना है नहीं मिलना है इस उम्र के आधार पर भी निर्भर करता है। अब यहाँ पर HRA है में 2 ऑप्शन दिए हैं, ऑटो फिल एज सिटी, यानी आपके शहर के अनुसार से ऑटोमेटिक फिल कर लेगा। जैसे कि यहाँ पर हम अरवल सेलेक्ट किए हुए हैं तो यहाँ पर 5% दिखा दिया HRA, और यहाँ से हम जैसे कि पटना करते हैं, पटना कर देते हैं, तो पटना किए तो देखिए ऑटोमेटिक ये 20% आ गया, देख रहे हैं ना। और हम पटना के जगह पर भागलपुर कर देते हैं या आरा कर देते हैं, आरा कर दिए, देखिए 10% ले लिया। तो HRA भी समझ गए। यदि आपको ऑटोमेटिक लेने में कुछ गड़बड़ी आ रही है तो उसके लिए मैं मैनुअल भी ऑप्शन दिया हूँ। यहाँ मैनुअल फिल है, यहाँ मैनुअल फिल जैसे ही कीजिएगा तो ध्यान दीजिएगा
ऑटो फिल एंड सिटी करते हैं तो ये सीट आपका डिस्कलर रहता है, हाईलाइट नहीं रहता है। जैसे ही मैनुअल फिल करते हैं तो ये डिस्कलर हो जाता है और ये हाईलाइट हो जाता है, यानी इसमें आप मैनुअली कुछ भी एंट्री कर सकते हैं। तो इसी के अनुसार से आपका HRA लेगा। अब ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है ये मैं आपको आगे बताऊंगा। अब हम ऑटोमेटिक फिल ही इसमें रह देते हैं। यहाँ पर कार्यालय प्रधान का नाम नहीं देते हैं, उनका पदनाम नहीं देते हैं, उनका पिताजी का नाम नहीं देते हैं। तो फॉर्म 16 में आ जाइए। यहाँ पर ये ब्लैंक रहेगा, डॉट डॉट रहेगा, आई डॉट डॉट सन ऑफ डॉट डॉट वर्किंग कैपेसिटी ऑफ, यानी डिजिग्नेशन उनका डॉट डॉट हो गया, इनका फुल नेम डॉट डॉट हो गया। अब जैसे ही यहाँ पर कार्यालय प्रधान का नाम कुछ भी भरते हैं, कार्यालय प्रधान का नाम भर दिए तो यहाँ फॉर्म 16 में आते हैं, देखते हैं। अब यहाँ कर दिया क्या, सूर्य प्रताप सिंह। पार्ट बी में भी आइएगा, आपको यहाँ पर नीचे दिखेगा आई सूर्य प्रताप सिंह, यहाँ फुल नेम में भी सूर्य प्रताप सिंह आ गया। अब फॉर्म 16 में भी यहाँ सूर्य प्रताप सिंह आ गया, जहाँ जहाँ उनका नाम चाहिए आ गया। पदनाम में हो गया, जैसे कि यहाँ पर दे देते हैं, यहाँ पर कर दिए। और कार्यालय प्रधान के पिताजी का नाम यहाँ पर कर देते हैं, LATE। ठीक है। अब यहाँ पर पदनाम में असिस्टेंट डायरेक्टर दिए हैं, तो देखिए यहाँ पर डिजिग्नेशन असिस्टेंट डायरेक्टर ले लिया है और यहाँ पर उनका फादर का नेम ले लिया है। पार्ट बी में भी वही हाल होगा और जहाँ जहाँ भी यहाँ भी उनका नाम ऑटोमेटिक ले लेगा। यहाँ पर जो आप देख रहे हैं जेंडर पूछा जा रहा है और वैवाहिक स्थिति पूछा जा रहा है। यह किसका, यह कार्यालय प्रधान का जेंडर पूछा जा रहा है और कार्यालय प्रधान का वैवाहिक स्थिति पूछा जा रहा है। यदि कार्यालय प्रधान महिला है तो उनके पति का नाम यहाँ पूछा जाएगा। यदि कार्यालय प्रधान पुरुष है तो उनके पिताजी का नाम पूछा जाएगा। यदि कार्यालय प्रधान यदि महिला ही है और वो अनमैरिड है तो उनके पिताजी का नाम पूछा जाएगा। जेंडर और वैवाहिक स्थिति पूछने का कारण यह है कि यहाँ फॉर्म 16 में ध्यान दीजिए, यहाँ पर सिलेक्ट किए हुए हैं फीमेल और मैरिड, तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए वाइफ लिख रहा है और जैसे ही यहाँ पर अनमैरिड करेंगे तो फॉर्म 16 में यहाँ पर डॉटर ऑफ लिखा जाएगा। यदि हम जेंडर में मेल कर देते हैं तो देखिएगा यहाँ पर सन ऑफ लिखा हुआ रहेगा। यहाँ ऑटोमेटिक आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, खाली आप यहाँ पर जो पूछा जा रहा है उसका जवाब दीजिए, बाकी जो कुछ भी करना है अपने आप करेगा। अब आते हैं 10 नंबर ऑफ ऑफिस। तो 10 नंबर भी यहाँ पर जो कुछ भी भरिएगा आपको यहाँ पर आ जाएगा, यानी जहाँ 10 नंबर की आवश्यकता है वहाँ पर 10 नंबर ऑटोमेटिक फिल हो जा रहा है। तो ये था समरी पेज। अभी आपको ओल्ड रिजिम के अनुसार टैक्स, न्यू रिजिम के टैक्स आपको कैलकुलेट नहीं किया है, इसलिए चूंकि अभी हमने स्टेटमेंट यानी सैलरी स्टेटमेंट उनका नहीं भरा है। अब यहाँ पर सैलरी स्टेटमेंट हम भर देते हैं 44,900, इसका अगला है 46,200। अब यहाँ से हम कर दिए 46,200। जैसे ही हमने बेसिक पे भरा, महंगाई भत्ता ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर लिया, मकान किराया भत्ता ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर लिया, परिवहन भत्ता ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर लिया। चूंकि परिवहन भत्ता अर्बल में लागू नहीं है इसलिए यहाँ 0 दिखा रहा है। देखिए यहाँ हम चेंज कर देते हैं, अर्बल के जगह पर आरा ले लेते हैं। यहाँ पर आपका परिवहन भत्ता लागू है इसलिए यहाँ परिवहन भत्ता दिखा देगा, यानी उस शहर में परिवहन भत्ता जिस रेट के अनुसार से लागू है उस रेट के अनुसार से यहाँ ऑटोमेटिक ले लेगा। पटना यदि हम करते हैं तो पटना परिवहन भत्ता ज़्यादा है इसलिए ज़्यादा ले लेगा। अब देखिए यहाँ पर पटना सेलेक्ट कर रहे हैं तो पटना सेलेक्ट किए तो देखिए पटना परिवहन भत्ता ज़्यादा है, पूरे बिहार में पटना में परिवहन भत्ता ज़्यादा है, बाकी अन्य नगर निगम में परिवहन भत्ता कम है। तो जितने भी नगर निगम हैं वहीं पर परिवहन भत्ता लागू है, अन्य जगह पर परिवहन भत्ता लागू नहीं है। आप यहाँ पर आते हैं चिकित्सा भत्ता। तो चिकित्सा भत्ता जितने भी पद हैं तो सभी पद में 1,000 रुपया ही होता है, भरा जाता है, इसलिए हम इसको मैनुअल फिल करने के लिए हम छोड़ दिए हैं। बहुत सारे पद में अन्य भत्ता मिलते हैं जैसे कि वर्दी भत्ता, नर्सिंग भत्ता, ये सब मिलते हैं,
सैलरी स्टेटमेंट कह रहा है उसके अनुसार से यहाँ भर दीजिए। यदि आपको अन्न भत्ता नहीं मिलता है तो यहाँ पर आप 0 भर दीजिए। ब्लैंक किसी को नहीं छोड़ना, नहीं कुछ है तो 0 भर दीजिए। ग्रुप बीमा अंशदान, इसके लिए भी नियम है, लेकिन फिर भी इसको हम ब्लैंक ही छोड़ दिए हैं। अपना आपको जो भी कटता है यहाँ भर दीजिए। इनकम टैक्स आपको जो भी कट रहा है यहाँ भर दीजिए। इसमें एक चीज़ आप खासियत बता रहे हैं कि यदि आपको टैक्स जोड़ करके 44,217 आया, यहाँ पर मान लिया कि 44 रुपया पर टैक्स बन रहा है, 33,000 आपका मंथली कंट्रीब्यूशन में कट गया, तो बचा कितना? 11,217 रुपया। यानी फरवरी माह में आपको कितना इनकम टैक्स कटना है यहाँ पर कैलकुलेट करके बता देता है। यदि आपको एरियर वगैरह है तो एरियर के लिए यहाँ पर हम दिए हुए हैं, यहाँ पर आप मैनुअल फिल कर दीजिए। सैलरी एरियर है, सैलरी का एरियर है तो यहाँ पर फिल कर दीजिए। और एक बात और, चूंकि डीए प्रत्येक 6 महीना पर बढ़ोतरी होते रहती है, तो बीच बीच में जैसे जैसे बढ़ोतरी होते रहती है उसके अनुसार से आप यहाँ पर भर दीजिए। जैसे मार्च 2024 में आपका डीए कितना % चल रहा है, जिस महीना में जितना डीए आपको मिला है वह परसेंटेज यहाँ भर दीजिए, उसके अनुसार से ऑटोमेटिक ले लेगा। समरी और SNR 24 दोनों सीट को आपने फिलअप कर लिया, आपका न्यू रिजिम पूर्ण रूपेण तैयार है। अब बात करते हैं ओल्ड रिजिम की। हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि ऑरेंज कलर जो आप देख रहे हैं यह न्यू रिजिम का सीट है, और ये मिंट कलर का जो देख रहे हैं ओल्ड रिजिम का सीट है। यदि आपको ओल्ड रिजिम में डिडक्शन लेना है तो डिडक्शन वाले सीट पर आ जाते हैं। अब डिडक्शन वाले सीट में क्या क्या पूछता है बारी बारी से हम देख लेते हैं। जैसे LIC प्रीमियम है, तो LIC प्रीमियम आपने जमा करते हैं, तो मान लीजिए 25,000 का करते हैं, तो 25,000 का यदि आप सालाना करते हैं तो यहाँ 1 रहने दीजिए। यदि साल में 2 बार करते हैं तो यहाँ पर 2 इंटर कर दीजिए। बच्चे को फी वगैरह जमा करते होंगे यदि आपके घर में बच्चे हैं तो पहला बच्चा का मंथली कितना देते हैं यहाँ भर दीजिए। अब दूसरा बच्चा है तो दूसरा भी बच्चा का कितना फी देते हैं यहाँ एंट्री कर दिए। अब यहाँ पर आ गया मकान किराया भत्ता। मकान किराया भत्ता 8,000 यहाँ हम दे देते हैं। यूनिफॉर्म अलाउंस यदि आपको मिलता है तो यहाँ पर एंट्री कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर सकते हैं। जिस चीज का डिडक्शन आपको लेना है उसके सामने वाले कॉलम में आपको एंट्री कर देना है। उसके बाद आपका ओल्ड रिजिम भी बनकर तैयार। यदि आपके समरी में शो कर दिया कि आपको चालान बनाने की जरूरत है, इतना अमाउंट का चालान बना लिया और चालान बना करके उसको यहाँ एंट्री न करके आप डिडक्शन में इसका बनाया हुआ है यहाँ आप एंट्री कीजिए। आपका चालान कितना का बनाना है? 9624 रुपया। यहाँ 9624 रुपया भर दीजिए और सीरियल नंबर चालान का जो भी होता है यहाँ भर दीजिए। BSR कोड जो भी भरना है उससे देख कर भर दीजिए। बैंक का नाम यहाँ से लिख दीजिए, डेट यहाँ पर भर दीजिए। अब जो भी अमाउंट यहाँ पर भरे हैं वो आपको न्यू रिजिम में जाकर भरा जाएगा। यानी जो रिजिम आपके लिए लागू है उसी रिजिम वाले शेड्यूल में जाकर ऑटोमेटिक फिल होगा। यदि आपका यहाँ पर न्यू रिजिम की जगह ओल्ड रिजिम दिखाता और उसमें चालान की राशि जो दिखाता तो आपका शेड्यूल यानी ओल्ड रिजिम वाले शेड्यूल में आके ऑटोमेटिक फिल होता। इस एप्लीकेशन को बहुत ही सावधानी तरीके से या बहुत ही सोच समझ कर बनाया गया है। यदि यह एप्लीकेशन आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक और शेयर करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि बहुत मेहनत लगते हैं इसे बनाने में। यहाँ पर आपने समरी, SNR 24 और डिडक्शन यानी तीनों पर्पल कलर वाले सीट को कंप्लीट कर लिया, यानी फिलअप कर लिया। आपका ओल्ड रिजिम और न्यू रिजिम दोनों बनकर तैयार है। और यहाँ समरी में आपको बता रहा है ओल्ड रिजिम के अनुसार से आपका टैक्स इतना आ रहा है और न्यू रिजिम के अनुसार से टैक्स आपको इतना आ रहा है। यदि आपका टैक्स ज़्यादा कट जाता तो रिटर्न की राशि यहाँ शो कर देता। यदि आपका टैक्स ज़्यादा हो रहा है तो यहाँ चालान की राशि दिखा देता। अब यहाँ पर आपको बता रहा है आपके लिए बेहतर विकल्प कौन सा है, तो यहाँ कह रहा है कि आपके लिए बेहतर विकल्प न्यू रिजिम 2024 है, जिसका इतना टैक्स होता है। यानी जो कम रहता है उसको ये
शो कर देता है। और प्रिंट निकालने हेतु भी यहाँ पर आपको बता दे रहा है कि यदि आपके पास पीडीएफ फाइल है तो पेज नंबर 2 से 6 प्रिंट करके अपने कार्यालय में जमा करें। यदि आपके पास एक्सेल फाइल है तो फलाना फलाना सीट आप प्रिंट करके जमा कर सकते हैं। तो अब चलते हैं इसका पीडीएफ कैसे बनेगा। चलिए अब जानते हैं इसका पीडीएफ कैसे बनाएंगे। पीडीएफ बनाने के लिए आपको F12 बटन प्रेस करना है। F12 प्रेस किए तो हमारा ये सेव एज का ऑप्शन आ गया। अब यहाँ पर हमको जो भी नाम दे देना है तो नाम हम दे देते हैं। अब यहाँ सेव एज टाइप कह रहा था, सेव एज टाइप में हम यहाँ से पीडीएफ पर सिलेक्ट कर लेते हैं। पीडीएफ पर सिलेक्ट कर लिए। अब यहाँ पर सेव जैसे ही करेंगे तो सिर्फ एक ही पेज, जो पेज आपका एक्टिव है वही पेज का पीडीएफ बनाएगा। और यहाँ से हम जब ऑप्शन पर जाते हैं और यहाँ पर है इंटायर वर्कबुक, जैसे ही इंटायर वर्कबुक पर क्लिक कर देते हैं और ओके कर देते हैं यहाँ पर, और अब सेव एज करेंगे तो जितने भी सीट दिख रहे हैं सभी सीट का पीडीएफ बनाएगा। अब हम सेव एज कर दिए, सेव हो गया। अब देखिए अब यहाँ से पीडीएफ आपका बनकर तैयार है। पेज 1 है, 1 से लेके जितना भी आपका पेज है सब पेज रेडी है। इसमें पहला पेज समरी है, दूसरा पेज है सैलरी स्टेटमेंट, तीसरा पेज शेड्यूल है न्यू रिजिम का, फिर ये फॉर्म 16 है न्यू रिजिम का, पार्ट बी है न्यू रिजिम का। अब यहाँ से आगे ओल्ड रिजिम का स्टेटमेंट, ओल्ड रिजिम का शेड्यूल, ओल्ड रिजिम का फॉर्म 16, ओल्ड रिजिम का पार्ट बी। यहाँ पर सबसे लास्ट में आपका डिडक्शन में जो जो दिए हैं सब आ जा रहा है। यहाँ पर इस एप्लीकेशन का एक खासियत और भी बता दे रहे हैं। जैसे ही यहाँ पर आपका जितना अमाउंट होगा तो अमाउंट को वर्ड में लिखना रहता है, तो वर्ड में भी आपको कन्वर्ट करके यहाँ लिख देता है।